गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नया सेशन की शुरुआत हो गई और अब बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें बहुत मेहनत करनी है। इस बार आपका कोर्स चेंज हुआ है और कोर्स चेंज होकर आपका सिलेबस वो ये ज़्यादातर आपके वही टॉपिक हैं जो पिछले कोर्स में थे, लेकिन बस बुक्स चेंज कर दी गई हैं। पहले आप आरबीएससी की बुक से पढ़ते थे, अब आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे। आपकी कोर्स में 2 बुक्स हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों में 6 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है अच्छे से। मैं यहाँ आपको चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ाऊँगी, लाइन वाइज समझाऊँगी, जिससे कि आपको नए सब्जेक्ट को देखकर आपको दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि 11th की इकोनॉमिक्स और 12th की इकोनॉमिक्स में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरीके से 11th की इकोनॉमिक्स है, ईजी है अगर हम पढ़ लें, वैसे ही 12th की इकोनॉमिक्स भी ईजी हो जाती है अगर हम पढ़ लें। मैंने रेफरेंस वीडियोस भी बनाए हैं, पहले हम इसमें से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो रेफरेंस वीडियोस बनाए हैं जिसमें स्लाइड्स डाली हैं और नोट्स डाले हैं, उस वीडियो से आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की, जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 परिचय। किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेलवे सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सक, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुएं तथा सेवाओं को प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है उसको सूचीबद्ध कर मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये सही वस्तुएं नहीं होती जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुएं व सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा? इसमें ये हमने जाना कि हमारे अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे लेके चलती हैं, एक सुचारू ढंग देती हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काम कर सके। अर्थशास्त्र को हम एक जो लॉज बनाए हैं उन लॉज को हम पूरा क्रियान्वयन कर सकें। अब आप सोचोगे कि मैंने आवश्यकता और अर्थशास्त्र एक साथ यूज़ कर लिया। मैंने एक साथ यूज़ नहीं किया, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको आगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी। तो देखिए, इसमें बताया हमारी क्रियाएं जो होती हैं, क्रियाएं 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं हमारी आर्थिक क्रियाएं, एक होती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको खाना खिलाया, तो उससे उन्होंने इसलिए थोड़ा खिलाया कि आप उनको पैसे दोगे। सूरज अपने को रोशनी देता है, उसके हम पैसे नहीं देते। बारिश का पानी हमको हमारे पास आता है, उसके हम पैसे नहीं देते। तो वो सब क्रियाएं कैसी क्रियाएं? गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक अध्यापक के द्वारा अध्ययन कराना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे। कुछ सोशल वर्क कर रही हूँ तो नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे, तो वो कौन से हुए? आर्थिक क्रियाएं। और अगर मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रही हूँ, उसके लिए कोई पैसे नहीं ले रही, तो वो कौन सी कहलाएंगी? गैर आर्थिक क्रियाएं। डॉक्टर है, उसको दिखाने जाते हो तो फीस देते हो, तो कौन सी क्रियाएं होंगी? आर्थिक क्रियाएं। तो ये सब जो सारी क्रियाएं हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं, बहुत सारी होती हैं जिन्हें हम एक बार में पूरा नहीं कर सकते, और हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही कम है। तो उन कम संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करें, उसके बीच में एक सामंजस्य बिठा पाना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, रॉबिन्स के अनुसार। आगे पढ़ेंगे हम। एक कृषक भाई हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। एक थोड़ा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम पढ़ेंगे एक कृषक परिवार के पास, इसे उदाहरण से हमें समझाएं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों को श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बुनने के काम में आने वाली उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालयों की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के पास श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन ना हो,
इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं में सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं के सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि इसमें ये बताया है कि हमारे पास अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग हम संसाधन होते हैं। किसी के पास कुछ संसाधन होते हैं, किसी के पास कुछ संसाधन होते हैं, लेकिन वो सभी संसाधन इतने भरपूर नहीं होते कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। इसलिए हमें दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। आगे इसमें बताया है, उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है तथा बाकी का उत्पादन का विनिमय करके वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उसे विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपये कमा सकती है जिसमें उपयोग वह उन वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उसके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब कहने का ये है कि आपकी बहुत सारी आवश्यकता है, हमारे पास संसाधन पैसे हैं, अगर हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे या पैसे कम पड़ेंगे तो हम सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। हम पहले वही आवश्यकता पूरी करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे अभी आपका नया सेशन शुरू हुआ। अब अगर नए सेशन में स्कूल खुल जाए और जब पूरी सिचुएशन, अभी तो नहीं खुलेंगे पर जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और स्कूल आना पड़े तो आपको नई किताबें चाहिए होंगी, और अभी भी घर बैठ के आपको नई किताबें चाहिए, नई कॉपीज़ चाहिए, कॉपी बनानी है, काम करना है, पेंसिल रबर स्केल सब चाहिए। अब आपकी बहुत सारे आपको मन कर रहा है कि भाई दिवाली आएगी तो नए कपड़े भी लें, गेम्स भी खरीदें। तो अभी आपकी जो सिचुएशन के अनुसार आपकी आवश्यकता है पहले आप उसको पूरी करोगे। तो अभी आवश्यकता क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, हमारे पास कॉपी होनी चाहिए जिससे हम पढ़ाई कर सकें। बाकी सब चीज़ें बात की हैं, तो वो आवश्यकता आपने पूरी करी किससे, जो आपके पास लिमिटेड, जो आपके पास सीमित संसाधन थे जिनके अनेक उपयोग थे, तो उससे आपने अपनी आवश्यकता को पूरा करा। ऐसे ही एक साथ हम सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे हम एक एक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें बताया है, अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उससे प्राप्त संसाधनों को मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है वह भी सीमित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो सकता है। वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं का त्याग करके ही वंचित वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो वैसे कुछ और एकड़ खेती योग्य ज़मीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना चाहिए। यदि उसके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ेगा। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी बात लागू होती है। सभी के संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती है, और हमारे संसाधन सीमित होते हैं और उनके अनेक उपयोग होते हैं। तो हमें ज़रूरी क्या है, अपने संसाधनों को इस तरीके से उपयोग में लें कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उनका वेस्टेज नहीं करें। सामान्यतः समाज को प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के प्रत्येक में संलग्न करता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं में संयोजित की आवश्यकता होती है जिसे वह सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। ये कहना अनावश्यक होगा कि किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताएं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितना कृषक इकाइयाँ सामूहिक रूप से पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक है।
इसके विपरीत यदि समाज के लोगों को अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरे वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों का पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यही स्थिति अन्य वस्तु एवं सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध सामग्रियों की कमी होती है। समाज लोगों को पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधन विनायक विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ता है। इसमें यही बताया गया है कि जिस तरीके से एक परिवार के लिए जो बात सच है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं, तो हम उन दोनों को इस तरीके से करें कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और हमारे सीमित संसाधनों का हम सही तरीके से उपयोग करें, उनको वेस्ट नहीं करें। जैसे ही ये बात एक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, एक परिवार के ऊपर लागू होती है, वैसे ही ये बात पूरे समाज के ऊपर लागू होती है और पूरे समाज में भी जितनी भी सबकी आवश्यकता है वो उन्हीं सीमित संसाधनों से पूरी होनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि संसाधन वेस्ट नहीं हो, उनका उत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधन करने के लिए फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजक का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं का समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होता है। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनयन तथा उस वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण वे दो ऐसी मूल आवश्यक आर्थिक समस्याएं जिनका समाज सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को जो स्थिति ऊपर बताई गई है वस्तुतः वह उससे कहीं जटिल है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसके संदर्भ में अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे कुछ अध्ययन इस पुस्तक में करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और हमारे संसाधन सीमित है, जिसके अनेक उपयोग हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण की समस्या हो जाती है। अब ये जब हमारे जो दो कारण है ना कि हमारी आवश्यकता असीमित है और संसाधन सीमित है, ये दो कारण हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को जन्म देते हैं। अब ये केंद्रीय समस्या क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, ये अर्थव्यवस्था का केंद्र है। ये अर्थव्यवस्था को हर तरीके से एक प्रॉब्लम में डाल देती है। क्यों? क्योंकि भाई पूरी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है वो तो सीमित ही है, आप उनको बढ़ा नहीं सकते और उन संसाधनों का आपको प्रयोग करके सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। अब अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ा है, हम एक परिवार की बात नहीं कर रहे, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व के लोगों की बात कर रहे हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक राज्य की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो उस सबको हमें लेकर चलना है। तो हर जगह हम जहाँ भी अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे केंद्रीय समस्याएं उजागर होती हैं। केंद्रीय समस्याएं 3 तरीके की होती हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। जब हम बात करते हैं कि क्या उत्पादन करें, तो बहुत सारी वस्तुएं जो हमें उत्पादन करनी है। अब उनमें से कौन सी करें? तो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी जो मांग है, उसी का हम उत्पादन करेंगे। जैसे उपभोग की वस्तुएं करें कि पूंजीगत वस्तुएं करें। अब उपभोग वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम खाने के लिए काम में ले लेते हैं, जैसे सब्जी हुई, दूध हुआ, ये सब कैसी है? उपभोग वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं होती हैं पूंजीगत वस्तुएं, जिन्हें हम आगे उत्पादन के काम में लेते हैं, जैसे मशीनें, औजार। तो हम इन दोनों में से किसका उत्पादन करें? फिर आती हैं कि ऐसी वस्तुएं जो विलासिता वाली हैं और ऐसी वस्तुएं जो ज़रूरत वाली हैं, इनमें से किसका करें? विलासिता वाली वस्तु होती है, इसमें AC है और बेड है, उसका हम करें। या फिर हम ज़रूरतमंद चीज़ें, जैसे जो गरीब लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा करें। ऐसे ही आता है कि हम सरकारी चीज़ों का उत्पादन करें कि निजी चीज़ों का उत्पादन करें। मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल बनाएं या फिर निजी अस्पताल, निजी स्कूल बनाएं। तो इन सब के बीच में जब हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें या क्या उत्पादन करें, तो वो हम कौन सी समस्या पैदा करती है कि हमें क्या उत्पादन करें की समस्या पैदा होती है। अब नेक्स्ट आई हमारी कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था में 2 तरह की तकनीक होती है। एक होती है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान मतलब जहाँ पे श्रम ज़्यादा हो, तो श्रम अधिक होगा किसकी तुलना में? पूंजी की तुलना में। तो वो तकनीक कौन सी है? श्रम प्रधान। और पूंजी प्रधान, इसमें पूंजी अधिक है किसकी तुलना में? श्रम की तुलना में। जैसे हमारे देश में, भारत में
श्रम ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा हैं तो श्रम ज़्यादा है, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं, तो श्रम की तो हम कैसे गुड्स बनाएंगे, जो भी हम वस्तुएं बनाएंगे उसमें हम श्रम शक्ति का उपयोग करेंगे और उन्हीं के हेल्प से हम उत्पादन करेंगे। और अमेरिका या कोई भी यूरोप के देश हैं, वहाँ पर श्रम कम है और मशीनें और पूंजी ज़्यादा है, तो वो किसका यूज़ करेंगे, मशीनों और पूंजी का यूज़ करेंगे और श्रम का यूज़ नहीं करेंगे। तो वो कौन सी तकनीक हुई, वो ही पूंजी प्रधान तकनीक। तो हम ये सोचते हैं कि हम कौन सी तकनीक का प्रयोग कर कर उत्पादन कैसे करें, तो ये किसको जवाब देती है, कैसे उत्पादन कैसे किया जाए। फिर लास्ट आया किसके लिए किया जाए, कि जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमी को प्रॉफिट मिलता है। तो इन चारों को जो पैसे मिलेंगे वो जब हम उत्पादन करेंगे, उन उत्पादनों से जो आय होगी वही तो इनको मिलेगी। तो वो कैसे मिले, किसको दिया जाए, गरीब और अमीर के बीच में कैसे बांटा जाए, ऐसे बांटा जाए हमारी राष्ट्रीय आय को, गरीब गरीब ना रहे और अमीर भी ज़्यादा अमीर ना हो पाए। तो वो सब समस्याएं जो होती हैं, जो ये समस्या है तीसरी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या कहलाती है। तो ये हमारी 3 समस्याएं। अब हम इसको पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए नया है सब्जेक्ट और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ाया गया है। रेफरेंस वीडियो मैं बना चुकी हूँ और स्लाइड से आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत है। अब हम एक चीज़ और पढ़ लें कि हमने पढ़ी थी आर्थिक गतिविधियाँ, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। अब वो आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ 4 होती हैं, उपभोग, उत्पादन, उपभोग होती है, उत्पादन होती है, ठीक है, वितरण होती है और विनिमय होती है। कि आप क्या खा रहे हो वो सब उपभोग में आएगा, जो उपभोक्ता करता है। उत्पादन के उत्पादक के द्वारा क्या उत्पादन किया गया है। फिर जब उत्पादन हो जाता है तो उसे हम बेचते हैं, तो वितरक के द्वारा क्या वितरण किया गया। और जब हमारे यहाँ पे देश में बिक जाता है तो हम बाहर बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं विनिमय, मतलब व्यापारी के द्वारा किया गया व्यापार विनिमय कहलाता है। तो ये 4 आर्थिक क्रियाएँ हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। और करने वाले 4 लोग हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, वितरक और व्यापारी। प्रत्येक समाज को इस आधारभूत आर्थिक क्रियान्वयन के दौरान संसाधनों को कमी का सामना करना पड़ता था। संसाधनों को एक कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। तो हम केंद्रीय समस्या को चयन की समस्या भी कह सकते हैं और आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा विकल्प होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार उपयोग करें। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्रायः संक्षेप में इस प्रकार होती है। पहले किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, मैंने आपको बताया, और कितनी मात्रा में। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करना है। अधिक खाद्य पदार्थ करना है या वस्तुओं का आवासों का निर्माण करना है। विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादकों तथा सेवाओं का। शिक्षक तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के लिए गठन किया जाए। बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने का अधिक खर्चा किया जाए या उच्च शिक्षा पर। उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए या निवेशपरक वस्तुएं जैसे मशीनें आदि जैसे उत्पादित किया जाए, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं। अब दूसरी समस्या आई, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। देखिए, जैसे पहले वाले में मैंने आपको बता ही दिया था, सारी वो ही इसमें बताया गया पैराग्राफ में। दूसरा है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया। तो मैंने आपको दो विधियाँ बताई हैं, 2 तकनीक बताई हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करें, किस किस वस्तुओं का सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम की उपयोग किया जाए अथवा मशीनों का। प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीक में से किस तकनीक को अपनाया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो वो 2 तकनीक मैंने आपको बता दी, वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब तीसरी समस्या है कि किसके लिए किया जाए। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का कितनी मात्रा किस
किससे प्राप्त होगी? आवश्यकता अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम, ये सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था को सभी सेवाएं जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिर्धारण कैसे किया जाए तथा उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिर्धारण तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपके देखिए एक दो चीज़ें और आई हैं। इसमें आई है कि अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जिनका हम उत्पादन के लिए उपयोग नहीं करेंगे, सीधा उपभोग के लिए करेंगे। और मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनका हम उत्पादन में उपयोग करते हैं, उपभोग के लिए उपयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, दूध है। दूध की अगर चाय बना लें तो हम चाय पीने के बाद वो कौन सी हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन अगर उसी दूध का हम दही जमाएं और फिर उससे हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं तो वो जो दही है और जो दूध है वो कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती से हम आगे काम में ले सकते हैं। और उससे बनाई कोई चीज़ ही हम खाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? वो अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। तो यहाँ आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। अब हम यहाँ से 1.3 आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैंने रेफरेंस के सारे स्लाइड्स बनाकर आपके लिए इजी वे में पहले से ही डाल रखा है, तो वो आप वो भी देखें। और इस बुक को रेफ़र करेंगे पहले, तो बुक को भी देखें। इसमें बचे हुए जितनी भी टर्मिनोलॉजी होगी, जितनी परिभाषाएं होंगी, हम उसको साथ साथ करते जाएंगे और वो परिभाषा आप सब लिखते जाएंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो कि एनसीईआरटी ऐसी पढ़ानी है, वर्ड टू वर्ड पढ़ानी है, तो आप बताइएगा। और अगर ऐसे नहीं पढ़ानी है और हम इजी वे में पॉइंट बनाकर पढ़ सकते हैं तो वो भी आप बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और कई बच्चों की मदद हो पाए और उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल सके। मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चे तक इकोनॉमिक्स पहुंच जाए और किसी बच्चे को ये सब्जेक्ट टफ नहीं लगे, कोई बच्चे से छोड़े नहीं मजबूरी में आके कि टीचर अवेलेबल नहीं है या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वो टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।